के टॉपिक पर बात होती है, यही हम जानते हैं, यही हम सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना फ्रूटफुल होता है हमारे फ्यूचर के लिए। मगर इन्वेस्टिंग को समझना और इन्वेस्टिंग के लिए एक बेसिक अमाउंट हमारे पास होना, ये 20s से शुरू होता है। मगर क्या 20s सही एज है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की? ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि व्हाई इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। हमारे साथ है मिस्टर अंकुर वारिकू, द एंटरप्रेन्योर एंड द यूट्यूबर। सो वेलकम टू कुकू एफएम। और हमें बताइए कि इन्वेस्टिंग आखिर किस एज में शुरुआत करना अच्छा होता है, और साथ ही साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 20s में करना बहुत जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे मुझसे कोई ना कोई पूछता है। इंस्टाग्राम पे डीएम, ईमेल्स, यूट्यूब पे कमेंट्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग और आई एम अ स्टूडेंट, मेरी इतनी पॉकेट मनी है तो मैं इतनी ही सेव कर सकता हूं और मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचूं। कैसे सोचेंगे? बिकॉज 20s इज hands down the best decade to start your investment. आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहली चीज है कि आप कम से कम एंड आइडियली कोई भी लोन ना लें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप कम से कम और आइडियली कोई भी लोन ना लें। जब कभी भी आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो आप एक तरीके से बंध जाते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था ऑन वेदर यू शुड बाय और रेंट अ हाउस, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये बोला कि घर खरीदना अच्छी चीज है, लेकिन बहुत जल्दी घर खरीदने की वजह से आप बंध जाएंगे। एजुकेशन लोन फिर भी समझ सकता हूं। होपफुली आप एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहां ये एजुकेशन लोग आपके माँ बाप आपके लिए ले सकते हैं। मेरी तब भी रिकमेंडेशन रहेगी कि कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो प्लीज अपने नाम पे लीजिए, अपने माँ बाप के नाम पे नहीं। गुड थिंग इज एजुकेशन लोन्स काफी कम इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, लेकिन कुछ लोन्स हैं जो तो 100% आपको नहीं लेने हैं। पर्सनल लोन कभी नहीं, गाड़ी लोन पे प्लीज नहीं, बाइक भी अगर आप ले रहे हैं तो छोटा से छोटा अमाउंट लीजिए ताकि आपकी ईएमआई बहुत ही कम हो। So the first thing you have to do as a fine, wise investment professional is reduce and eliminate your loans in your 20s. चलिए, ये तो हम जान गए हैं कि कैसे हमें लोन्स मिनिमम रखने हैं 20s में। मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसी कौन सी चीजें हैं अंकुर सर जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? What do we start with? इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस इज इसेंशियली द वे दैट यू आर प्रिवेंटिंग और प्लानिंग फॉर समथिंग दैट इज अनफोरसीन। कुछ भी हो सकता है, जिंदगी ऐसी ही है। तो दो तरीके के इंश्योरेंस हैं और सिर्फ दो ही इंश्योरेंस हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा। पहला लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप एक टर्म प्लान लें। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़ें कि वो एक एंडाउमेंट प्लान है, वो एक मैच्योरिटी प्लान है। इन सब में आप बहुत ज्यादा कवर नहीं ले पाएंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कवर का अंदाजा लेने के लिए 20 से 25 गुना आपकी साल की सैलरी इज अ गुड कवर। तो अगर आपकी सैलरी फर्ज करिए 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपए साल की है, तो आप 20 से 25 विच मीन्स 1 से 1.5 करोड़ का एक फाइनेंशियल कवर ले सकते हैं, विच इज द टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर आप यंग हैं एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन योर 20s, आपको ये 1 करोड़ की इंश्योरेंस या टर्म प्लान एज लो एज 6 to 8,000 रुपीज में मिल सकती है। तो सोचिए, अगर आप अपने 20s में हैं या आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, आप 23, 22 हैं, तो आपको यही 1 करोड़ का कवर 7,000 रुपए which means around 500 rupees a month में मिल सकता है। That's brilliant. It's the best investment. हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए।
आपके माँ बाप, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो, अगर आपके बच्चे हैं तो वो, अगर आप एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो मोस्ट लाइकली उनका एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा जो आपको और आपके माँ बाप को कवर करेगा। इंश्योर करिए कि वो अप्रोक्सीमेटली हर एक इंसान का 1 लाख रुपए का कवर हो। तो मतलब अगर आप 3 लोग हैं तो आपको 3 लाख का टोटल कवर मिल रहा है। ये फैमिली प्लान्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान को सिर्फ 1-1 लाख रुपए ही मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो द एंटायर 3 lakhs कुड बी स्पेंट ऑन दिस पर्सन। अगर आपको किसी कंपनी से नहीं मिल रहा है या अगर आप खुद एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना बिजनेस है या कुछ भी और हो तो आपको वो खुद लेना पड़ेगा। नो लोन्स और मिनिमल लोन्स एंड इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ, दैट इज व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि मैंने अपने लोन चुकाने से पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करी और आज मुझे ये रियलाइज होता है 40 साल की उम्र में कि वो कितना गलत था। लोन को कम रखिए और फिर उसके बाद जो बचता है वो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। 20s में हम जो अर्न करते हैं ना, जो बेयर मिनिमम या फिर पॉकेट मनी से जो भी हम बचाते हैं, उसमें से कितना % इन्वेस्ट करना, कितना % अपने आप पर स्पेंड करना आप रेकमेंड करोगे? When you are in your 20s, सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप यूजुअली ज्यादा नहीं कमा रहे होते हैं, शुरुआत की कमाई होती है, तो मोस्ट ऑफ योर टैक्स लायबिलिटीज आर वेरी लो। आप ज्यादा टैक्स नहीं दे रहे होते हैं, काफी लोग तो टैक्स स्लैब से नीचे ही होते हैं, तो कोई भी टैक्स नहीं होता, विच मीन्स योर इन हैंड जो इनकम आपको मिलती है वो सबसे हाई होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, विच मीन्स आपके पास पूरा पोटेंशियल है ये सारा पैसा जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करने के लिए। व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट रेशियो? जितना आपको महीने में इन हैंड मिलता है उसका कम से कम 20%, 20% आपको इन्वेस्ट करना है। तो फर्ज करिए अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 10,000 रुपए महीना, विच इज 20% ऑफ 50,000, आपको इन्वेस्ट करना है। 20s का सबसे बेस्ट चीज पता क्या होता है दोस्तों? कि कोई ना एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप रईस हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपके पास बहुत पैसा है। तो अगर आप गरीब हैं और गरीब दिखते हैं और गरीबी से ही अपनी जिंदगी बिताते हैं तो लोगों को लगता है यार अभी तो कमाना शुरू किया है, सब सही है। सो व्हाई डोंट वी यूज दैट? Why don't we use that to our advantage? अपने 20s में महंगे फोन खरीदना, महंगे घरों में रहना, महंगे जगहों पे खाना खाना, this is not necessary. And आपको ये लगेगा नहीं 20s तो मेरा पीक यूथ है and I have to enjoy and make the most of it, लेकिन इसकी वजह से आप अपना पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 years दांव पे लगा रहे हैं। Don't make that mistake. Don't make that mistake. अपने 20s में live like a pauper, live like a poor individual, live far below your means, and जितना ज्यादा आप regularly, disciplined fashion में invest कर सकते हैं, minimum 20%, उतनी ही आपकी financial stability बनेगी। Let's discuss numbers, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ज्ञान लग रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में और फिर पता चलेगा कि क्या आपका जवाब सही था या नहीं। सवाल है ये, फर्ज करिए कि आप 20 साल के हैं और आप 65 इयर्स की एज तक हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो मतलब अगले 45 साल तक आप हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। आप ये चाहते हैं कि 65 इयर्स की एज पर आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये 1 करोड़ उस समय के 1 करोड़ नहीं है, आज के 1 करोड़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप नहीं समझते हैं, बहुत जरूरी है समझना। इन्फ्लेशन का मतलब ये कि अगर आप 65 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए चाहते हैं जो कि आज की डेट के 1 करोड़ हैं, तो 65 साल पे वो 1 करोड़ से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 1 करोड़ ही होगी क्योंकि चीजों का दाम बढ़ गया होगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे अंकुर सर से एक एग्जाम्पल के द्वारा
कि क्यों अर्ली इन्वेस्टमेंट 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना हमारे लाइफ में जरूरी होता है। सो फर्ज करिए कि आपको 65 इयर्स की एज पे आज की डेट के 1 करोड़ चाहिए, विच इज अ बिग अमाउंट। तो सवाल है, आज आप 20 के हैं, 65 तक आप हर महीने पैसा डालेंगे, आप 65 की साल पे 1 करोड़ के साथ रिटायर करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन 5% है, मतलब हर साल चीजें 5% महंगी होती जा रही हैं। आपको हर महीने कितने पैसे डालने होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए बन जाए? कैलकुलेटर मत निकालिए और कमेंट सेक्शन में जाके अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। दे दिया? बढ़िया। बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नहीं पता कि आपने क्या बोला है, पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगे यार 1 करोड़ लेने के लिए तो काफी फाइट मारनी पड़ेगी, राइट? लेकिन इट इज अनबिलीवेबल कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज है। अगर आप हर साल 10% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं, 10% है, एंड मैं बताऊंगा कि 10% कैसे बन सकता है। बहुत आसान है बनना, इवन रेगुलरली फॉर 45 इयर्स। लेकिन अगर आप 10% भी कमा सकते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। चौंक गए? फिर से बताता हूं, 2,000 रुपए हर महीना, स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 20 ऑल द वे टू एज 65। 10% के रिटर्न पे और 5% के इन्फ्लेशन पे आपको 65 साल की उम्र पे 1 करोड़ रुपए देगा। आज के 1 करोड़ रुपए, जो कि उस समय पे 3.5 करोड़ रुपए हो गए। सिर्फ 2,000 रुपए महीना। अब आप सोचिए कि अगर आप 5,000 डाल सकते हैं, 2,500 डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं, ये सोचिए कि अभी आप 2,000 डाल सकते हैं, लेकिन शायद 3 साल में आप इस 2 का 5 डाल पाएंगे, फिर 3 साल में इस 5 का 10 डाल पाएंगे, फिर 3 साल में आप इस 10 के 15 डाल पाएंगे। इट विल जस्ट चेंज द इक्वेशन, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन एक और हैरानी, अगर आप अब 20 के नहीं हैं, लेकिन अब आप 30 साल के हैं और वही सेम चीज कर रहे हैं, 2,000 रुपए महीना, 10% रिटर्न, इन्फ्लेशन 5% पे है, तो 1 करोड़ की बजाय आपको पता कितने मिलेंगे? सिर्फ 50 लाख। आधा पैसा गया, आधा पैसा सिर्फ 10 साल के अंतर से। अगर आप 20 साल की जगह 10 साल अपनी इन्वेस्टमेंट डिले कर देते हैं और 30 साल की उम्र पे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ 50 लाख रहेंगे। अगर आप वही 30 साल को और 10 साल बाद करके 40 साल से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं, 65 तक ही करते हैं 2,000 रुपए डाल के, तो वो 50 लाख सिर्फ 25 लाख हो गए। दिस इज द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आप सब लोग जो अपने 20s में हैं या जो अपने 30s में भी हैं, आज ही शुरू करना है, आज ही शुरू करना है, क्योंकि हर एक दिन आपसे कंपाउंडिंग छीन रहा है। आप ऐसे सोचिए कि आज जो मैं 1 रुपए डालूंगा 20 साल की उम्र पे, वही अगर मैं 30 साल में डालूंगा तो मेरे 1 रुपए की कीमत सिर्फ 50 पैसे होगी। मैंने 50% वैल्यू अपने पैसे की गवा दी, क्योंकि इन 20 साल की उम्रों में मैं पार्टी करना चाहता था, मैं लाइफ एंजॉय करना चाहता था। वो सब जरूरी है, लेकिन आपका डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट। चलिए, आई होप दैट वी आर ऑल कन्विंस्ड कि जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कैसे वो हमारे फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। अंकुर सर, क्योंकि 20s एक ऐसा एज होता है जहाँ पर हम ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आसपास की चीजों से, जिसने जो बता दिया हम वो मान लेते हैं, मगर इन्वेस्टिंग किस तरह से शुरू करनी चाहिए इस एज में, और कहाँ करनी चाहिए, कितने पैसों से शुरू होनी चाहिए? अब
फाइनल सवाल, एंड दैट इज कि अगर आपको ये रिटर्न चाहिए तो आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? एफडी में तो नहीं इन्वेस्ट करना है। मतलब मैंने एक जंग छेड़ दी है एफडी के अगेंस्ट, और जो इंसान मुझे कन्विंस कर सकता है कि एफडी में पैसा डालकर आप समझदारी का काम करते हैं, उस इंसान से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। एफडी इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक इफ यू आर इन योर 20s, क्योंकि आप अपने 20s में रिस्क ले सकते हैं। आपको अपना पैसा प्रोटेक्ट नहीं करना, आपने अपने पैसे को ग्रो करना है। व्हेन यूर ओल्ड, एफडीज आर ग्रेट, क्योंकि तब आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। आप ये नहीं चाहते कि मैंने इक्विटी में सारा पैसा डाल दिया है और मैं 40-45 साल की हो चुकी हूं और उस पॉइंट पे मार्केट डूब गया तो सारा पैसा चला गया। बिकॉज इन योर 20s अगर मार्केट डूब भी जाता है, यू आर इन्वेस्टेड टिल 65, राइट? आप 45 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो उन 45 सालों में तो बहुत सारी बार मार्केट डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे पुट, बाय एंड होल्ड। इन्वेस्ट करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। किस चीज में इन्वेस्ट? स्टॉक्स, इक्विटीज, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड। आप स्टॉक्स खरीदेंगे कंपनीज के जो बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। आपको म्यूचुअल फंड्स नहीं पसंद हैं, पर्सनली मैं स्मॉल केस से इन्वेस्ट करता हूं। Here is what I would do. I would invest about 30% of this money directly into companies or stocks. And usually I will go for the top companies. अपनी इंडस्ट्री के जो टॉप प्लेयर्स हैं. So 30% in direct stocks. Around 40% in portfolio stocks. Small case या mutual fund, whatever is your preference. High risk, high return पे जाइए, because that is what you can afford in your 20s, which means stocks तेजी से नीचे जाएंगे, तेजी से ऊपर जाएंगे, लेकिन over a 45-year period या whatever is the time that is left before your retirement, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि रिस्क लेने की आपकी एपेटाइट थी, आपकी क्षमता थी. That's what you did. ये हो गया 70%. About 20% I will put in gold. It's a stable asset, बहुत अच्छी कमोडिटी है, धीरे धीरे ग्रो करती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है. The best way to invest in gold is please don't buy jewelry. The way to invest in gold, if you use an investment, is to invest in gold bonds. इसका मतलब ये कि कैसे जैसे जैसे ग्लोबली गोल्ड का दाम बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा. The right way to do it is to invest in something called sovereign gold bonds, and that is basically the best way to invest in gold. आपको सोना अपनी तिजोरी में नहीं रखना है, आपको डिजिटली गोल्ड के प्राइस पे इन्वेस्ट करना है. And finally, 10% I will put in cryptocurrency. Bitcoin will be my preference. बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा. वॉलेटाइल का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. इस वीडियो को बनाने की डेट पे बिटकॉइन $30,000 का हो चुका है. कुछ ही महीने पहले वो $15,000 से $16,000 का था. तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उतनी ही तेजी से गिरता है. But I would still say for the long term 45-year period, it is a great investment to make and you should totally, absolutely consider it. 30% direct stocks, 40% portfolio stocks, 20% gold, 10% cryptocurrency. That will be my portfolio for all of your 20s. फिर से याद दिला दूं, सिर्फ ₹2,000 महीना, 20 साल की उम्र से 10% रिटर्न पे, 5% इन्फ्लेशन पे, आपको 65 साल की उम्र पे ₹1 करोड़ देगा आज की डेट के. इट इज अनबिलीवेबल हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. अंकुर सर, हमने जान लिया कि 20s में स्टार्ट करना क्यों जरूरी होता है, मगर फॉर द पीपल हु आर इन देयर 30s बट अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या उनके लिए ये राइट समय है इन्वेस्टमेंट का जर्नी अपना स्टार्ट करने का? और अगर है तो उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले किन चीजों को टिक ऑफ करना चाहिए? ज्यादातर फोकस मेरा 20s में रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लगता भी नहीं है, असलियत यही है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, खासकर इन 20s, पैसे के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती. पर्सनल फाइनेंस के बारे में कोई फोकस नहीं होता है, स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता, माँ बाप कभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ आइडिया नहीं है. तो मोस्ट ऑफ माई कंटेंट
has been around investing in your 20s. लेकिन उसके चलते बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि हम अपने 30s में हैं, अभी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है, या अगर करी भी है तो पता नहीं कि वो राइट ट्रैक है कि नहीं, तो इसको कैसे देखें, उसके बारे में आज मैं बात करेंगे। अब 20s और 30s में दोस्तों सबसे बड़ा अंतर है क्या? सबसे बड़ा अंतर जो मेरा मानना है वो ये है कि 20s में आप यूजुअली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होते हैं, आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी होती है, अपनी जॉब शुरू करी होती है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स होती है, और इट्स क्वाइट लाइकली कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप खुद ही हैं, तो आपका खर्चा, आपका वो सब। बट व्हेन यू कम टू योर 30s, तब आपके खर्चे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। Maybe you've gotten married, maybe your parents are getting old, maybe you have kids now, उनको स्कूल भेजना है, एक बड़ा घर लेना है, शायद गाड़ी की ज़रूरत है। तो 30s में हम धीरे धीरे अपने पैसे को लाइफ चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू करते हैं, एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट द वे यू इन्वेस्ट हैज़ टू बी नाउ डिफरेंट। मैं 40 का हूँ, अपने 30s में मैंने बहुत बेशुमार गलतियां करी अपने पैसे के साथ, तो जो सारा मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मिस्टेक्स एंड नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सक्सेस। But there are 2 or 3 things that I've learned, which is what I wanted to share with you. Number 1, आप चाहे अपने 30s में किस भी उम्र में हो या अपने लेट 20s में भी हो, इनफैक्ट आप किसी भी उम्र के हो, ये चीज सबसे पहले करनी है। Before you start thinking of investment, you have to protect your family, you have to protect yourself against unforeseen circumstance, और इसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप एक लाइफ इंश्योरेंस कवर लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं। द बेस्ट वन इज व्हाट्स कॉल्ड अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान में दोस्तों आप जो इंश्योरेंस लेते हैं, एट द एंड ऑफ दैट टर्म आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ ट्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस का मतलब ये था कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को एक फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं ऊपर लेनी चाहिए। उनकी जिंदगी फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव शुड बी सेफ एंड शुड नॉट गेट अफेक्टेड। तो यू आर फोकस्ड ऑन थिंग्स लाइक योर अनटाइमली डेथ। अगर आपको कोई ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आप कोई काम नहीं कर सकते, या आपको कोई ऐसे बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखते हुए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ जो टर्म इंश्योरेंस की ये होती है दोस्तों कि फॉर द लीस्ट अमाउंट यू गेट द मैक्सिमम कवरेज। आपकी जो सालाना सैलरी है उसका 15 से 25 गुना आप कवर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आप 1.5 से ऑल द वे अप टू 2.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इज टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस आप अपने लिए लीजिए, आपके पूरे परिवार के लिए लेने के लिए जरूरी नहीं है। ओनली द अर्निंग मेंबर ऑन द फैमिली शुड टेक अ लाइफ इंश्योरेंस, और सारे डिपेंडेंट्स उसके बेनिफिशियरी बनेंगे। बट हेल्थ इंश्योरेंस हर एक इंसान के लिए लेना है, खासकर आपके माँ बाप के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे हैं या बुजुर्ग हैं, एंड दे आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज व्हाई यू नीड दैट कवर। आपकी पॉकेट से वो पैसा नहीं जाना चाहिए। ये 2 चीजें, आपका टर्म इंश्योरेंस और आपके हेल्थ इंश्योरेंस, इससे पहले प्लीज अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट मत करिए, because you have to first protect yourself in the event of any untimely or unexpected event, जो कि ये पूरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डीरेल कर सकता है। For people who are in their 30s, अंकुर सर, क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक सही तरीका है इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने का, और अगर है तो उन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अब 20s और 30s में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क जो होता है दोस्तों, वो मैंने बताया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। इसके तहत आपका रिस्क प्रोफाइल मोस्ट लाइकली चेंज होता है, विच मीन्स आप थोड़े से और रिस्क अवर्स हो जाएंगे, एंड दैट इज द राइट थिंग एंड द राइट वे टू डू इट। तो आपकी नीड ये नहीं है कि आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करे, आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट नीड ये है कि जो भी पैसा आपके पास है वो सुरक्षित और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी चेंज द मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी डू। 20s में फॉर इंस्टेंस मैंने रेकमेंड किया था कि गो कंप्लीटली ऑन इक्विटीज। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए, विच मीन्स यू बाय स्टॉक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू अर्न फ्रॉम डिविडेंड्स, यू अर्न फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक प्राइस, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट।
बट 30s में आते आते मिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? सबसे पहले आई स्टिल बिलीव दैट यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज, लेकिन अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि सारे महीने के खर्चे निकाल के सब कुछ करके बनता है, उसका 40%, अराउंड 40% आई फील यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज या स्टॉक मार्केट। अभी आप कैसे करेंगे? आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं इफ यू रियली वांट टू बाय अ कंपनी, क्योंकि आपको विश्वास है उस कंपनी में, मे बी आप उस कंपनी में काम करते हैं और मे बी आपने रिसर्च किया हुआ है। बहुत सारे टूल्स एंड मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आप कन्विक्शन पा सकते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक मैं लेना चाहती हूँ। इट कुड ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन और अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, विच इज व्हाट मोस्ट पीपल एंड अप डूइंग। आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इक्विटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड नहीं, डेट म्यूचुअल फंड नहीं, इक्विटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये कि जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उसका पूरा इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर होंगे, जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, दे विल इन्वेस्ट इट इनटू इक्विटीज। दैट इज व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट अबाउट 14 to 18% रिटर्न्स पर ईयर, एंड ये यूजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही इतना बैठता है। सो दैट्स द फर्स्ट वन। अब हमने पैसा ग्रो करना सीख लिया, साथ ही साथ अंकुर सर हमें थोड़ा पैसा प्रोटेक्ट करने के भी टेक्निक्स बताइए कि 30s में पहुंचने के बाद कैसे हम थोड़ा पैसा सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर साथ में प्रोटेक्टेड भी रह सकते हैं। अब ये रहा थोड़ा सा एग्रेसिव, तो इसको थोड़ा सा हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हमें पैसा थोड़ा प्रोटेक्ट भी करना है। सिर्फ ग्रो करके रिस्क नहीं लेना है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हर रोज ऊपर नीचे होता रहे, बिकॉज इन द 30s you do have a lot of requirements of money whenever is needed। इसीलिए मेरा कम से कम सजेशन ये है कि 40% आपने इक्विटीज में डाल दिया, 30% you will invest in either gold or in corporate bonds। गोल्ड प्लीज ज्वेलरी नहीं होती है। आप सोना खरीदेंगे डिजिटली, आप गोल्ड का एक सॉवरन बॉन्ड खरीदेंगे या गोल्ड को डिजिटली खरीदेंगे, सो दैट जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ेगा आपका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू बाय ज्वेलरी, प्लीज, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर फार बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, एंड देयर ऑल्सो गारंटीड एंड फिक्स्ड रिटर्न, जो फिक्स्ड डिपॉजिट इंश्योर करता है। तो अगर आप किसी भी बैंक में आज फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तो आपको 4 से 6% मिल सकता है एट बेस्ट। कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर आप एक रेटिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू हैव प्रेडिक्टेबल इनकम। मैंने अभी पैसे डाले, लमसम में डाले, अब इसके 3-4 साल बाद जो भी मेच्योरिटी टाइम होगा, आई विल गेट दिस अमाउंट एंड इट विल बी अ प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट। तो अंकुर सर से हम जान गए कि 80% ऑफ योर मनी आपने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जानते हैं बचे हुए 20% का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। Another 20% हर महीने नहीं होगा, बट एक लमसम में आप कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर खरीद रहे हैं और उसी में रह रहे हैं। दैट टू मी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन कमर्शियल रियल एस्टेट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप बहुत बड़ा एक दुकान या ऑफिस ले सकते हैं बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल, ग्रेट। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्मॉल शॉप और ATM काइंड ऑफ अ शॉप, जिससे आपको रेगुलर रेंटल इनकम तो मिलती ही रहेगी, बट आपका जो कैपिटल एसेट है, जो रियल एस्टेट एसेट है, वो भी होपफुली अप्रिशिएट करेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि प्लीज इसको कम से कम लोन पे लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने लोन लिया तो मैथ यही बिठाता है कि आपको इंटरेस्ट के बाद और मेंटेनेंस के बाद जो नेट रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा नहीं होगा। सो यू कैन सेव अप टू बाय दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को फिर आपको रेंट पे देना है एंड देन यू कैन कीप एंजॉयिंग दैट रेंटल इनकम। एंड देन फाइनली 10% जो बचा हुआ है, आई थिंक यू कैन टेक अ स्लाइटली एग्रेसिव बेट। यही अगर आप अपने 20s में होते तो मैं बोलता 10% नहीं 20% डालिए, लेकिन क्योंकि हम अपने 30s में हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम लेंगे। दिस 10% कैन गो इनटू क्रिप्टो करेंसी। आप
कोई भी बिटकॉइन या इक्विवेलेंट करेंसी खरीद सकते हैं, और इट कैन गो इनटू यूएस इक्विटी मार्केट्स। हिंदुस्तानी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन इन्वेस्ट अप टू $250,000, जो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, करीब 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, $250,000 per year in international investments. But this to me should be or could be a portfolio that you go after in your 30s. 30% आपके corporate bond या gold, 40% in Indian stocks या equity mutual funds, 20% in real estate, and then 10% in cryptocurrency/US equities. जब आप ये पूरा मिक्स करेंगे, my estimate is you will get an average return of between 12 to 15%. This is pre-tax, which in your 30s should be your goal. तो आप ये मत बोलिए क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया है मैं अब ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। नो, दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया है, you will have to increase the amount that you spend or invest every month, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिए, ना कि हायर अप, क्योंकि रिस्क उसके साथ आएगा। एंड यू डोंट वांट टू बी टेकिंग रिस्क्स व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योरसेल्फ, ऑफ नॉट जस्ट योरसेल्फ बट योर फैमिली एंड एक्सटेंडेड पीरियड एज वेल। जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न और ऐसे कई सारे टर्म्स हमें सुनाई देते हैं, मगर एक टर्म है जो मैंने ज्यादा कहीं सुना नहीं है, मगर इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, वो है इन्फ्लेशन। मगर इन्फ्लेशन होता क्या है, ये जानेंगे अंकुर सर से। चाहे हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ये एक चीज है जो लगी रहती है, हमेशा, हर सेकेंड, हर साल, हर महीने काम करती रहती है, और उसकी वजह से हमारे पास जितने पैसे हैं उसकी वैल्यू घटती रहती है। ये चीज है इन्फ्लेशन। इट इज अमेजिंग हाउ मेनी पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे वहम है इन्फ्लेशन को लेके। दैट इज व्हाई इट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट व्हेन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। चाहे आप कोयले को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, और उसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस बनता है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हमें एक्चुअली चाहिए वो कम क्वांटिटी में होती जा रही हैं, और उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लोग तो धरती पे कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारी बिजली की जरूरतें, पानी की जरूरतें, एनर्जी की जरूरतें, वो सारी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें प्रोड्यूस करने के जो रॉ मटेरियल हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, वो लिमिटेड है, उनकी सप्लाई धीरे धीरे घटती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई लिमिटेड हो तो उसका दाम बढ़ेगा, राइट? आप फर्ज करिए कि आपने किसी दुकान में एंटर किया, 2 शर्ट्स हैं, और ये 2 शर्ट्स वही 2 शर्ट्स हैं जो सिर्फ बनी गई हैं, और कोई भी क्वांटिटी नहीं बनी गई। तो नेचुरली ये शर्ट इतनी डिमांड में होगी क्योंकि सिर्फ 2 ही पीस हैं, और यही 2 पीस पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, तो उसका जो दाम होगा वो बहुत हाई होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी शर्ट है जो हजारों, लाखों, करोड़ों में बनी गई है, उसका दाम उससे बहुत कम होने वाला है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोड्यूस स्केर्सिटी। तो इससे क्या होगा? हर एक चीज दर बदर, साल दर साल महंगी होती जाएगी। इन्फ्लेशन इज द मेजरमेंट की किस रफ्तार से चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो अगर हम न्यूज में सुनते हैं कि इन्फ्लेशन 4% है, इसका मतलब यह है कि जो चीज आज 100 रुपए में मिलती है वो अगले साल, इन्फ्लेशन एक ईयरली मेजरमेंट होती है, वो अगले साल 100 रुपए की नहीं रहेगी, 104 रुपए की हो जाएगी। एंड दैट मीन्स कि अगर आपके पास 100 रुपए आज हैं और वो 100 रुपए आपने कहीं छुपा दिए, किताबों के बीच में रख दिए, अगले साल जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद सकते थे वो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो चीज 104 रुपए की हो गई होगी, लेकिन आपके 100 रुपए किताबों के बीच 100 रुपए ही रहे होंगे।
तो आखिर ये इन्फ्लेशन हमारे म्यूचुअल फंड्स या हमारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या फिर SIPs या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में अफेक्ट कैसे करता है? कैसे ये हमारी रेट ऑफ रिटर्न को या हमारे वैल्यू को कम करता है, ये जानते हैं। तो जब कभी भी आप एक म्यूचुअल फंड का एड पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट 15% है, या फिक्स डिपॉजिट का एड पढ़ते हैं कि द फिक्स डिपॉजिट विल गिव यू 7% रिटर्न, ये सारा इन्फ्लेशन को अकाउंट में होके नहीं होता, ये सारा इन्फ्लेशन के बियॉन्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर देश में इन्फ्लेशन 6% है और आपको फिक्स डिपॉजिट 7% दे रहा है, तो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 1% ही है, क्योंकि आपके 100 रुपए 107 तो हो जाएंगे, विच विल बी बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन वो 100 रुपए की चीज जो आप खरीदना चाहते थे या कोई भी और चीज जो 100 रुपए की थी, वो अब 106 रुपए हो गई होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% पे है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब इन्फ्लेशन का रेट कम होता है, इसका मतलब यह है कि दाम कम होने लग गए हैं। नहीं, इन्फ्लेशन दोस्तों क्या था? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच प्राइसेस आर गोइंग अप। तो अगर इन्फ्लेशन 6% है, इसका मतलब ये कि आज 100 रुपए की चीज कल 106 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% से गिर के 4% हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं ना, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज आज 100 रुपए की चीज आज 100 रुपए की है, वो कल 106 रुपए ना होकर 104 रुपए होगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर, प्राइसेस बढ़ेंगे, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन जब घटता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए चीजें सस्ती हो गई हैं, इसका मतलब यही है कि जिस रफ्तार से चीजों का दाम बढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन चीजों का दाम बढ़ता ही जा रहा है। Now, how does it matter when it comes to investment? इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक टारगेट है, आप अभी फर्ज करिए 20 साल के करीब हैं और आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा अमाउंट हो जिसकी वजह से आपको जिंदगी में आगे काम ना करना पड़े, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ सही हो जाए, उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नज़र में है वो आप पूरी कर पाएं, तो उसके लिए आपको एक अमाउंट चाहिए। तो अगर आप उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप एक अमाउंट के लिए टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न काफी नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो बोलेगा कि हाँ, आपके पास आज इतने 1000 रुपए हैं, आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डाल सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर या हमारे पैसों पर इन्फ्लेशन का एक्चुअल में असर कैसे पड़ता है? क्या इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अंकुर सर? तो आप अपने फर्ज करिए दिमाग में लेके चल रहे हैं कि, एंड ये एक मनगढ़ंत सा एग्जाम्पल है, लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपल, आप चाहते हैं कि आप अगले 10 साल में 1000 रुपए कमाएं, सिंपल 1000 रुपए कमाएं। आपके पास है आज 500 रुपए, तो आप बोलते हैं बढ़िया है, 500 रुपए है, अगले 5 सालों में मुझे 1000 रुपए कमाने हैं, मतलब इस 500 रुपए को दुगना करना है। और आपको एक ऐसा FD प्लान मिलता है जो कि है नहीं असली दुनिया में, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जो आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। बढ़िया है, तो मेरे 500 रुपए आज 500 थे, फिर मैंने बैंक में डाले, अगले साल उस 500 पे 10% इंटरेस्ट जुड़ गया, तो मुझे मिले 550 रुपए। वाह, वो 550 रुपए पे 10% और जुड़ा अगले साल, तो उस पे 55 रुपए मुझे और मिले, तो अब मेरे 550 रुपए 605 रुपए हो चुके हैं। फिर मैंने 10% और जोड़ा, तो मुझे और 60 रुपए मिले। ऐसे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आप किसी ना किसी पॉइंट पे 1000 रुपए पे पहुंच जाएंगे 5 से 10 सालों के बीच में। और आपको लगेगा वाह, मेरे 500 रुपए 1000 रुपए हो गए, मेरे पैसे दुगने हो गए, अब मैं जाके पार्टी कर सकता हूं। लेकिन एक चीज जो आप भूल गए वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ने आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे हार्म किया? फर्ज करिए कि इस 10% रिटर्न में आपका इन्फ्लेशन था 7%, विच मीन्स कि जो आपके 500 रुपए आज थे जो आपने डाले, अगले साल उस 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए नहीं है, उस 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए से कम हो गई है।
कितनी कम हो गई है? टू द एक्सटेंट ऑफ 7%. मैं ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसूंगा ताकि आपको डर ना लगे, बट मेन जो कंक्लूजन इसका ये है वो ये है कि जिस दिन आपके 500 रुपए 1000 रुपए हो गए होंगे, उस दिन उस 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए नहीं होगी. आपके पास होंगे तो 1000 रुपए, लेकिन उस 1000 रुपए से आप वो सब चीजें नहीं खरीद सकते जो आज आप 1000 रुपए से खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं. इन्फ्लेशन 7% पे था. एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू लुक एंड मेजर इज नॉट योर रेट ऑफ रिटर्न, बट योर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न. आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद कितना बनता है. एफडी में सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसलिए मुझे एफडी से ना काफी परेशानी है. और मैं जानता हूं माँ बाप ये सुनेंगे तो मुझे एकदम मारेंगे, लेकिन सच यही है, एफडी ना बहुत फालतू की इन्वेस्टमेंट है. एक पॉइंट पे एफडी अच्छी होती है जब आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने पैसे को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बट यू आर ऑल्सो यंग एंड यू शुड बी टेकिंग रिस्क्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना पैसा अपने 20s में कंजर्व नहीं करना है, उसको एक नेचुरल मोमेंटम में डालना है. आज इस देश में सबसे बेस्ट राउंड अबाउट एफडी का रिटर्न है 6 से 7% के बीच पे. वो भी मैं थोड़ा एग्रेसिव ही बोल रहा हूं, बट मोर सो इतना ही है. इन्फ्लेशन है करीब 4 से 5%, वो भी कभी कभी 6% तक चला जाता है. दैट मीन्स आपका एक्चुअल एफडी का रिटर्न 1 से 2% है. 1 से 2%, विच मीन जो आपको लगता है कि आपके 100 रुपए अगले साल 106 हो जाते हैं, वो अगले साल 106 नहीं 101 या 102 रुपए हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई स्टॉक्स, दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड्स, दैट्स व्हाई दीज हाई परफॉर्मेंस एसेट्स जिनका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से कहीं आगे है. अगर आप सेंसेक्स में, स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में ही सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स आप कोई सर पैर नहीं लगाएंगे, कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे कि ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ये सारे स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स का मैं इनके वेटेजेस के अनुसार एक इन्वेस्टमेंट करूंगा. सिंपल. जैसे जैसे जो जो सेंसेक्स का मूवमेंट होगा वैसे वैसे मेरा दाम बढ़ेगा. इफ यू जस्ट डू दैट, देन हिस्टोरिकली इट विल गिव यू बिटवीन 15 to 20% रिटर्न. और अगर इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में भी है, तब भी आपका नेट एडजस्टेड रिटर्न 10 से 15% हो सकता है. लेकिन अगर आपने वही पैसा एफडी में डाला होता, 1 से 2%, प्रोविडेंट फंड में भी डाला होता जो 8 से 9 कभी कभी 10% भी दे देता है, उसमें भी आपका 4 से 5% आएगा. फिर उसमें आपका इनकम टैक्स लगेगा. जब कभी भी आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जानने की कोशिश करें कि इन्फ्लेशन को हटाकर मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना आएगा. और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या इस रिटर्न से मैं उस गोल या उस टारगेट तक पहुंच सकता हूं जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट से चाहता हूं. एंड इफ द आंसर इज नो, then that is not the right investment for you. If the answer is yes, then you know you're on the right path. हम ऐसी कई गलतियां करते हैं हमारे पैसों के साथ, जो 1 साल या 2 साल या 3 साल गुजर जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि शायद हम अगर वो मिस्टेक नहीं करते तो आज हम फाइनेंशियली शायद किसी अलग पोजीशन में होते. ऐसे ही रिग्रेट्स हमें आगे जाकर ना आए, इसलिए अगले 3 एपिसोड्स में हम जानेंगे ऐसी 10 मिस्टेक्स फ्रॉम मिस्टर अंकुर वारिकू जो हमने अवॉइड करनी चाहिए और जो हमारे कैपेसिटी में है अवॉइड करने के. सो प्लीज टेल अस 10 मिस्टेक्स दैट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गेटिंग रिच. दोस्तों, पैसा जरूरी चीज है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को धिक्कारते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है. मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करी हैं पैसे को लेकर. गलती नंबर 1, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सेव करने की कोशिश करो क्योंकि सेव करने के बाद ही इन्वेस्ट कर पाएंगे. लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सेव करने के लिए वो अपनी स्पेंडिंग को या अपने खर्चे को कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही है लेकिन काफी हद तक गलत भी है. क्यों? क्योंकि आप अपने खर्चे को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते.
आपको अल्टीमेटली खाना तो है ही, रेंट तो देना ही है, फोन तो रखना ही है, तो आपकी कैपेसिटी टू रिड्यूस योर स्पेंडिंग इज लिमिटेड, बट योर कैपेसिटी टू ग्रो योर इनकम इज अनलिमिटेड। आप कितनी भी ज्यादा अपनी इनकम की ग्रोथ कर सकते हैं। इट कुड बी थ्रू योर सैलरी, इट कुड बी थ्रू एडिशनल इनकम्स, इट कुड बी थ्रू साइड प्रोजेक्ट्स, इट कुड बी थ्रू फ्रीलांसिंग। तो अपने पैसे के बारे में जब भी आप सोचते हैं, और ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जरूरी है, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक कि आपकी अपसाइड, आपका इनकम अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपकी स्पेंडिंग एक लेवल तक ही रहेगी, उससे कम नहीं जा सकती। डोंट ट्राई एंड कट योर स्पेंडिंग, इंक्रीज योर इनकम। गलती नंबर 2, अपने वक्त की कीमत नहीं रखना। आपका वक्त किस तरह बिताया जाता है, किस तरफ बिताया जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो टाइम पैसे में कैसे ट्रांसलेट होता है। एग्जाम्पल देता हूं, आप 1000 रुपए बचाने के लिए शायद पूरा दिन या आधा दिन बिता देंगे एक ऐसी मार्केट जाने में जहां पे वो चीज सस्ती मिलती है, और Amazon से नहीं खरीदेंगे, फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चांदनी चौक में होलसेल के दाम पर यह चीज मिलती है। दैट इज नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। आपका वक्त इतना कीमती है और पेरिशेबल है, जब बीत जाए वापस नहीं आएगा। सो वेयर आर यू स्पेंडिंग इट? क्योंकि जब तक आप सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे अपना वक्त नहीं बिता रहे हैं, यू विल ऑलवेज बी सेविंग दीज पेनीज एंड नेवर गोइंग आफ्टर द रियली बिग अमाउंट। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। गलती नंबर 3, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर यंग, आप अपने 20s में हैं, और तब भी आप छोटा सा छोटा रिस्क लेंगे बिकॉज आपके माँ बाप ये कहते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालेंगे क्योंकि वो स्टेबल इनकम है। आप सिर्फ पीएफ में या सिर्फ सोना खरीदेंगे क्योंकि हमेशा से यही होता आया है। When you're young, you can actually take risks. क्यों? क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता कोई डैमेज भी हो जाए, कोई लॉस भी हो जाए, you still have time to recover. लेकिन जब आप 50-60 साल के हैं, आपके पास एक सेविंग्स है आपके रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, व्हाटएवर द रीजन में भी, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप इक्विटीज में, स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि कभी भी मार्केट डाउन हो सकती है, कभी भी अप हो सकती है, यू डोंट नो। लेकिन जब आप यंग हैं, देन इज द राइट टाइम टू टेक रिस्क्स, देन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट in assets that can give you much higher returns even if it comes with higher risk. Stocks में इन्वेस्ट करिए, equities में इन्वेस्ट करिए। गलती नंबर 4, आप लेट इन्वेस्ट करते हैं। आप बोलते हैं कि यार अभी तो हम बहुत ही जवान हैं, अभी तो पार्टी करने का टाइम है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, जिंदगी भर पैसा नहीं था, पैसा कमाना शुरू किया है तो नया फोन, गाड़ी, बाइक, पार्टीज, अच्छा घर, वेकेशन, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे ना, इन्वेस्टिंग के लिए तो बहुत टाइम बचा हुआ है। नहीं, इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इज नॉट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट टाइम इज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। 10 साल के अंतर में, सिर्फ 10 साल के अंतर में आप आपका एंड आउटकम आधा कर सकते हैं। अगर आप 20 साल इन्वेस्ट करेंगे, वही सेम अमाउंट अगर आप 30 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना मिलेगा। वही सेम अमाउंट अगर आप 40 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 का 4 गुना मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द पावर। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। गलती नंबर 5, अपने वक्त को रेंट पे डालना एंड कभी भी कोई एसेट ओन नहीं करना। व्हाट डज दैट मीन? हम जब एक नौकरी करते हैं तो हम टेक्निकली अपने वक्त को रेंट पे डाल रहे हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हमें दिहाड़ी की लेबर नहीं मिलती, हमें रोजमर्रा की तनख्वाह नहीं मिलती, हमें महीने के एंड पे मिलती है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक सैलरी जो है वो आपके टाइम का एक रेंट है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर रेंटिंग योर टाइम, यू विल नेवर ग्रो योर वेल्थ। वेल्थ ग्रो करने के लिए आपको एसेट्स ओन करने हैं। व्हाट आर एसेट्स? Assets are things that make you money
even if you're not spending time on that. Having a house with a rental income is an asset. Having a business that makes profits is an asset. Owning stocks where the company grows and you make money is an asset. गाड़ी is not an asset. गाड़ी जब आप खरीदते हैं उसी मिनट 30% उसकी वैल्यू चली जाती है. घड़ी is not an asset. Phone is not an asset. Bigger thing is you have to own assets. अब एसेट ओन करने का एक तरीका हो सकता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन हर एक इंसान क्या बस का नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना. आई वुडंट इवन रेकमेंड इट. काफी हाई रिस्क है एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. बट अ ग्रेट वे फॉर यू टू ओन एन एसेट इज टू ओन कंपनी स्टॉक. अगर आप रिलायंस का स्टॉक खरीदते हैं, टीसीएस का स्टॉक खरीदते हैं, इन्फोसिस का, एशियन पेंट्स का, एमआरएफ का, ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं रैंडम नाम ले रहा हूं. एंड ये एक एसेट है. ओन एसेट्स. डोंट जस्ट रेंट योर टाइम. नेक्स्ट पैसे के साथ गलती, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. आप समझते हैं कि आप स्मार्ट हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अभी बहुत ऊपर है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट कब नीचे आएगी और तब आप इन्वेस्ट करेंगे. या आपको पता है कि मार्केट नीचे आ चुकी है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो आप इन्वेस्ट करेंगे. रियलिटी ये है किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी. डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट. एक डिसिप्लिन होना चाहिए. द डिसिप्लिन बेस्ट इज मंथली डिसिप्लिन. एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यही चीज होती है. चाहे आप एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी लें कि हर महीने की 3 तारीख को मैं जितना भी पैसा है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितनी भी आपकी शिद्दत है, आप उतने का स्टॉक खरीदेंगे या उतना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या उतने का आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे. वॉट एवर द केस इज, इट इज डिसिप्लिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस टाइम पे मार्केट कितनी ऊपर है, मार्केट कितनी नीचे है. बिकॉज ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड दोस्तों, द मार्केट विल ऑलवेज राइज. अगर आप इंडिया, भारत की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, देन इट इज इनएविटेबल कि ओवर अ 10, 20, 30 ईयर पीरियड वो सिर्फ ऊपर और ऊपर ही जाएगा. नेक्स्ट गलती, बहुत सारे लोन्स लेना. सबसे बड़ी गलती मैंने करी है, अपनी लाइफ में बहुत भुगता है. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू वॉट आई वेंट थ्रू. लोन्स इज द वर्स्ट थिंग एवर. जिंदगी में मेरे हिसाब से शायद एक, मैक्सिमम 2 लोन होना चाहिए. एजुकेशन का और घर खरीदने के लिए, वो भी बहुत लेट लाइफ में. मैंने 39 की एज पे अपना घर खरीदा. उससे पहले मैं हमेशा से रेंट पे था. एंड दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू एज वेल. बट मोर इंपॉर्टेंटली, लोन्स रिड्यूस योर पावर टू इन्वेस्ट. अगर आपने एक फोन खरीदने के लिए लोन ले लिया तो आपको पता भी नहीं है कि आप उस फोन के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. और जब डेट हिट करता है ना दोस्तों, तब कोई एस्केप नहीं है, बिकॉज इट हैज टू बी पेड बैक. इसका कोई और चारा नहीं है. वो हमेशा आपको जकड़ के रखेगा. वर्स्ट वे टू लिव योर लाइफ. दिस मिस्टेक कैन बी रियली रियली कॉस्टली. नेक्स्ट गलती, अपने पैसे को किसी दूसरे के पैसे के साथ कंपेयर करना. इतने सारे लोग हैं जो कि ये करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, क्या आप मिडिल क्लास हैं? तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग यही बोलेंगे, हाँ मैं मिडिल क्लास हूं. बट सच ये है दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो एक फोन पे देख रहे हैं, एक 4G कनेक्शन के साथ, और आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, तो आप मिडिल क्लास नहीं हैं. हिंदुस्तान में मिडिल क्लास की परिभाषा पता है कितनी होती है? महीने की 8 से 10 हज़ार रुपए पगार. हम सब ना अमीर हैं, लेकिन हम अपने आप को अमीर मानते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि हम मुकेश अंबानी की बेटे और बेटी की शादी के साथ अपनी जिंदगी कंपेयर कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं. बट सच ये है कि जितना आप किसी दूसरे के साथ अपने पैसे को कंपेयर करेंगे, उतनी बड़ी ही आप गलती करेंगे. क्योंकि हर इंसान के स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंडिंग पॉइंट अलग है, जर्नी अलग है. योर मनी इज योर प्रॉब्लम. योर मनी इज योर ओन वेल्थ. किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके अपनी जिंदगी को छोटा मत बनाइए. गो अबाउट लिविंग लाइफ इन अ मैनर दैट मेक्स यू हैप्पी एंड इन कंट्रोल ऑफ योर मनी. नेक्स्ट गलती, फोमो में इन्वेस्ट करना.
फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है बॉस ये स्टॉक ना बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, मेरे को भी खरीदना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस देखा है भाई, इतना पैसा कमाया लोगों ने, मैं ही बेवकूफ हूं, खरीद लेते हैं। सोना खरीदना चाहिए था, 8,000 रुपए का था, आज 50 का हो गया है। इतने सारे लोगों ने सोना खरीद लिया है, मैंने ही सोना नहीं खरीदा है, मुझे सोना खरीदना चाहिए। ऑल रॉन्ग अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग। द वर्स्ट वे टू इन्वेस्ट इज इन्वेस्टिंग इन फोमो। अगर आप सिर्फ इस रीजन से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कोई और कर रहा है या बहुत सारे और लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप ही बेवकूफ हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, दैट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन अ बैड आउटकम। क्योंकि अल्टीमेटली ये जरूरी नहीं है कि क्राउड सारे सही बोल रहे हैं। आपको उस इन्वेस्टमेंट क्लास, उस स्टॉक, उस कंपनी, उस कमोडिटी, उस बिटकॉइन का कोई आइडिया भी नहीं है। आप सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको बोला है कि डाल दो। आप सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अगर आपने नहीं डाला तो आप ही बेवकूफ होंगे। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। अगली गलती कि आप अपने मीन्स के बियॉन्ड रहते हैं। वो हिंदी में कहावत है ना कि चादर उतनी ही बिछाओ जितने आपके पैर फैल सकते हैं। यही है क्या कहावत कि मैंने गलत कुछ बोल दिया? एनीवे, आप समझ गए होंगे कि कहावत कौन सी है। बेसिकली आपकी जितनी क्षमता है प्लीज उसी दायरे में रहिए। अगर आपकी मंथली तनख्वाह 20,000 रुपए है तो प्लीज 1 लाख का फोन मत खरीदिए। अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की सेविंग्स है तो प्लीज 1 करोड़ का घर मत खरीदिए। उतना ही करिए जितना आप संभाल सकते हैं। कम से कम लोन लिए हुए, मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना टच करते हुए, और सिर्फ अपने मंथली जो कैश आप जनरेट कर रहे हैं उससे पे कर। अ ग्रेट वे टू डू दैट इज टू क्रिएट फाइनेंशियल गोल्स। कि आप चाहते हैं कि मैं ये फोन लूं, ये गाड़ी लूं, ये वेकेशन पे जाऊं, ये घर खरीदूं। सो यू सेट दोज माइलस्टोन्स और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं स्पेसिफिकली फॉर दीज थिंग्स। लेकिन प्लीज अगर कुछ बोनस मिल गया कंपनी से या कहीं से अनएक्सपेक्टेड कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो लालच में आकर कोई ऐसी चीज मत खरीदिए जिससे आपकी प्रेस्टीज या आपकी सोशल स्टेटस तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप एक फाइनेंशियली अनवाइज, अनइंटेलिजेंट डिसीजन ले रहे होंगे। और फाइनली, शायद सबसे जरूरी चीज, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होता है पैसे के पीछे भागना। सबसे बड़ा सच पैसे के बारे में पता क्या है? आप ना जल्दी से अमीर नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस पूरी दुनिया में जो जल्दी से अमीर हुआ है, लॉटरी को छोड़कर। लॉटरी अमीरी नहीं होती, लॉटरी पैसा होता है। अमीरियत होती है कि आपको पैसा संभालना आता है, कि आप ऐसे पैसे कमाते हैं कि आपकी पुश्तें उसको देख सकती हैं, उससे बेनिफिट कर सकती हैं। एंड दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रिक्वायर्स पेशेंस। जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे, जितना आप अपने लालच को ओवरराइड करने देंगे, उतना ही आप पैसे के साथ गलतियां करेंगे। सारी स्टॉक मार्केट की कहानियां विच एंड अप इन डिजास्टर सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को रातों रात पैसे कमाने हैं। ये 10 मिस्टेक्स मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में ना करें। इस 10 में से मैं 6-7 कर चुका हूं, बहुत भुगता हूं, और उसी के चलते 40 साल की उम्र में आप सबको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये वार्निंग, चेतावनी दे रहा हूं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी गलतियां बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है इनके ट्रैप में आना, लेकिन अवॉइडेबल हैं अगर आप इनको अपने जहन में रखते हुए, अवेयर होते हुए अपने पैसे की कद्र करेंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे, एंड विल बिकम फाइनेंशियली वाइज। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। ये ऑडियो बुक आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके हैं कुछ और सवाल तो हमें कमेंट्स में बताइए, या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को लेकर भी एक ऑडियो बुक बनाएं तो हमें वो सजेशंस भी जरूर